अच्छा, देखिए नंबर 7 है, ये डायग्राम इसने बना के साथ दे दिए और साथ में पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस प्रोवाइडेड बाय सपोर्ट्स ए एंड बी। ये दोनों सपोर्ट्स हैं ए और बी। इन सपोर्ट्स के ऊपर एक प्लैंक रखा हुआ है, प्लैंक फटा, लकड़ी के फटे नहीं होते, वो रखा हुआ है इसके ऊपर। तो कहता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस प्रोवाइडेड बाय सपोर्ट्स ए एंड बी इफ शोन अ बैलेंस्ड कंडीशन। कि ये दोनों सपोर्ट्स जो है ए और बी, ये इस प्लैंक के ऊपर, वो जो प्लैंक इनके ऊपर रखा हुआ है, इस प्लैंक के ऊपर कितनी कितनी फोर्सेस अप्लाई करेंगी। वेट ऑफ द प्लैंक इज 500 न्यूटन एंड इट इज यूनिफॉर्म इन शेप। ये जो प्लैंक इसके ऊपर रखा हुआ है इसका वेट है 500 न्यूटन। तो हमें क्या कह रहा है, आपने ये वाली फोर्सेस फाइंड करनी है। यानी ये सपोर्ट ए जो है ऐसे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेगी, रिएक्शन फोर्स जो अप्लाई करेगी, जिसको R1 का नाम दे देता हूं। तो सपोर्ट ए ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी इस प्लैंक के ऊपर। इसी तरह ये वाली जो सपोर्ट बी है, ये भी रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसे नाम दे देते हैं R2 का। ठीक हो गया। तो ये दोनों फोर्सेस R1 और R2 उसने कहा है हमें कि आप ये फाइंड करके दिखाएं। जबकि प्लैंक का जो वेट है उसके बारे में उसने बता दिया कि वो 500 न्यूटन है। अच्छा, हमें पता है कि किसी भी बॉडी का जो वेट है वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करता है। और क्योंकि साथ ही साथ ये भी उसने बता दिया कि ये पूरे का पूरा प्लैंक यूनिफॉर्म प्लैंक है, यानी सेम मटेरियल का बना हुआ है और सेम थिकनेस का है। तो जब मटेरियल भी सेम, पूरे प्लैंक का थिकनेस भी सेम, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में ही होगा। इसलिए ये आपके सामने मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इसका जो वेट है वो बिल्कुल यहाँ से सेंटर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक हो गया। और ये वेट कितना है, इस वेट को मैं नाम दे देता हूँ W1 का। और ये वेट है कितना, ये उसने क्वेश्चन में ही बताया हुआ है, ये है 500 न्यूटन। ठीक हो गया जी। अच्छा, साथ ही साथ उसने दो और चीजें भी बताई हुई आगे। कहते हैं द वेट ऑफ द ब्लॉक इज 100 न्यूटन एंड वेट ऑफ द स्टूडेंट इज 500 न्यूटन। कि ये वाला जो ब्लॉक रखा हुआ है, ये वाला ब्लॉक, इस ब्लॉक का जो वेट है वो कितना बताया हुआ है उसने, इसको W2 का नाम दे देता हूं। कहते हैं ये वाला जो वेट है ये है 100 न्यूटन। ठीक हो गया। और साथ ही साथ दूसरे एंड पे जो एक स्टूडेंट खड़ा हुआ है, ये जो एक स्टूडेंट खड़ा हुआ है, इसका वेट उसने बताया हुआ है 500, सॉरी कितना, 500 न्यूटन। तो इस वेट को मैं नाम दे देता हूं W3 का। तो ये है 500 न्यूटन। ठीक हो गया। ये कुछ इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे गिवन है। हमें क्या कहा हुआ है, हमें ये कहा हुआ है कि दोनों सपोर्ट्स ए और बी जो रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन पे अप्लाई करेंगी इस प्लैंक के ऊपर, जिनको R1 और R2 का आप नाम दे चुके हैं, आप ये फाइंड करके दिखाएं हमें। स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए पूरे का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हम अप्लाई कर देते हैं। इक्विलिब्रियम की कंडीशंस में फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन आपको पता है ये है, सुमेशन Fx इक्वल टू 0 एंड सुमेशन Fy इक्वल टू 0। ये फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, ये पूरा ये मिलके दोनों इक्वेशंस मिलके फर्स्ट कंडीशन बनाती हैं। अब यहाँ पे देखें एक्स डायरेक्शन में तो किसी किस्म की कोई फोर्स है ही नहीं सिरे से। जितनी भी फोर्सेज हैं वो सारी वाई डायरेक्शन में, सब वर्टिकल फोर्सेज हैं। इसलिए सुमेशन Fx यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो फिर मैं यूज करता हूं सुमेशन Fy। तो लिखता हूं बाय फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बाय फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन में अप्लाई कर रहा हूं। तो क्या मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा सुमेशन Fy इज इक्वल टू 0। वाई डायरेक्शन में एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0। अब वाई डायरेक्शन में जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं बिल्कुल क्लियर है, R1 R2 दोनों अपवर्ड हैं। सो ये मैंने लिख दिया R1 प्लस R2, दोनों के साथ पॉजिटिव साइन। जबकि ये तीनों वेट्स W1 W2 W3 डाउनवर्ड हैं, तो तीनों के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, -W1 -W2 -W3 एंड ऑल ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कर दें। तो ये लिखा R1 प्लस R2 और W1 W2 W3 तीनों के साथ नेगेटिव साइन है ना, तो इसका मतलब है तीनों ऐड हो जाएंगे। तो 500 प्लस 500, 1000 प्लस 100, 1100। तो ये लिखा -1100 एंड दिस इज इक्वल टू 0। और अगले स्टेप में लिख देंगे R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 1100। इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। क्यों, क्यों इक्वेशन 1 का नाम दिया,
इसलिए कि हमें दो वेरिएबल्स फाइंड करने हैं, दो अननोन्स फाइंड करने हैं, R1 R2, यानी इन दोनों सपोर्ट्स की जो फोर्सेस हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों ही हमने फाइंड करनी है। तो जब अननोन दो हैं तो मैथ का रूल हमें पता है, जितने अननोन होते हैं उतनी ही इक्वेशंस हमें रिक्वायर्ड होती हैं। तो यहाँ पे दो अननोन्स हैं तो दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। अभी क्योंकि पहली इक्वेशन बनी है इसलिए इसको R1 का नाम दे दिया। अब आते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ। तो दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए जाहिर सी बात है, अब इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन के अलावा और कोई चाराकार हमारे पास नहीं है। तो मैं लिखता हूं नाउ यूजिंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब मैं इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन यहां पे यूज कर रहा हूं। तो यूजिंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यूजिंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन जाहिर सी बात है आपको पता है कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स इक्वल टू जीरो, सुमेशन टॉ इक्वल टू जीरो। और हमें पता है जब भी टॉर्क्स की बात होती है तो कोई ना कोई पिवट पॉइंट हमें लाजमी सेलेक्ट करना होता है। जाहिर सी बात है, अब अगर इसमें रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है, इसमें इसे मैं रिलीज करता हूं तो पिवट पॉइंट है ना। पिवट पॉइंट क्या है? वो पॉइंट जहां से मैंने इसको पकड़ा हुआ है, यानी ये पॉइंट इसका पिवट पॉइंट है। तो कोई ना कोई पिवट पॉइंट तो होगा। तो लिहाजा अब यहाँ पे जब मैं रोटेशन की बात करूंगा तो किसी एक को पिवट पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो पिवट पॉइंट में लेता हूं इस वाली सपोर्ट को, सपोर्ट ए को। आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहें तो सपोर्ट बी को ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा यूजिंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, चूजिंग ए एज पिवट, चूजिंग ए पॉइंट ए एज पिवट। ए को मैंने पिवट पॉइंट चूज कर लिया, तो अब सारी रोटेशंस ए के अबाउट ही होंगी। ठीक हो गया। अब जरा देखें, ये जो पांच फोर्सेस हैं टोटल 1 2 3 4 5, इन पांचों फोर्सेस की वजह से प्रोड्यूस होने वाले टॉर्क्स को अब यहां पे मैं लिखने वाला हूं। सबसे पहले थे R1। R1 की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो ये लिखी R1 फोर्स और R1 का मूवमेंट आर्म। तो देखें पिवट पॉइंट ए सपोज किया हुआ है ना, तो जब पिवट पॉइंट ए को ही मैंने सपोज किया हुआ है तो ए का ए से डिस्टेंस क्या हुआ? जीरो। इसलिए इस R1 फोर्स का मूवमेंट आर्म बना जीरो। सो लिखा R1 इंटू जीरो। अब आते हैं R2 की तरफ। अभी साइंस में नहीं लिख रहा, ठीक है, अभी जस्ट मैं इसी तरह लिखता जा रहा हूं। अब ये मैंने लिखा R2। अब R2 फोर्स ये है और R2 का पिवट पॉइंट से, ये पिवट पॉइंट था, तो पिवट पॉइंट से R2 तक का डिस्टेंस कितना बनता है? ये डिस्टेंस बनता है आपके सामने है 3 मीटर्स। तो ये मैंने लिखा R2 इंटू 3। ठीक हो गया। अब आते हैं W1 की तरफ, ये W1 है। तो W1 फोर्स पहले मैंने लिखी आपके सामने, ये लिखा W1। और अब W1 का जो डिस्टेंस बनता है इस पिवट पॉइंट से, तो देखें ये W1 यहाँ पे एक्ट कर रही है, तो इसका पिवट पॉइंट से डिस्टेंस कितना बनता है? ज़रा बिल्कुल क्लियर है, अगर ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला, ये अगर 3 है तो ये डिस्टेंस तो हाफ है ना, तो कितना होगा? 1.5 होगा। सो ये लिखा W1 इंटू 1.5। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखें, अब आते हैं W2 की तरफ, ये है W2। तो ये मैंने लिखा W2, और W2 का कितना डिस्टेंस बनता है इस पिवट पॉइंट से? तो यहां W2 एक्ट कर रहा है, ये पिवट पॉइंट है। तो देखें ये वाला डिस्टेंस कितना बनेगा? पूरा इतना डिस्टेंस 3 था ना, इतना 0.5 है ना, तो जब 3 में से ये 0.5 सब्ट्रैक्ट होगा तो बाकी इतना बचेगा 2.5। सो ये लिखा W2 इंटू 2.5। अब आते हैं W3 की तरफ। तो ये मैंने लिखा W3 इंटू, तो देखें W3 का इस पिवट पॉइंट से कितना डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस उसने खुद ही बताया हुआ है 0.5। सो ये लिखा W3 इंटू 0.5, 0.5, और सम ऑफ टॉर्क्स इक्वल टू 0। तो ये अब मैं नीचे लिख रहा हूं क्योंकि उधर स्पेस नहीं बची, तो ये मैंने लिखा दिस इज इक्वल टू 0। अभी साइंस मैंने अभी तक नहीं लिखे, अब मैं साइंस की तरफ आ रहा हूं। देखें R1 इसको तो छोड़े, इसने तो होना ही 0 है, खत्म करें इसको। अब R2 जो है, देखें ये पिवट पॉइंट था, ये पॉइंट ए पिवट पॉइंट था, तो ये जहां से अब मैंने पकड़ा हुआ ये पिवट पॉइंट है। अब R2 फोर्स अपवर्ड है ना, तो जब अपवर्ड होगी तो इसको किस डायरेक्शन में रोटेट करवा रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए यहां पे लगा दिया पॉजिटिव साइन। ठीक हो गया। वंस अगेन फिर मैं पकड़ता हूं पिवट पॉइंट से। अब W1 फोर्स है नेक्स्ट। W1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, तो किस डायरेक्शन में रोटेट करवाएगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसलिए ये आ गया नेगेटिव साइन। ठीक हो गया। नेक्स्ट है देखें W2। तो वंस अगेन ये मैंने पिवट पॉइंट से इसको पकड़ा, W2 डाउनवर्ड है, रोटेट किस डायरेक्शन में करवाएगी? क्लॉकवाइज। सो ये मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया। नेक्स्ट है W3। तो देखें वंस अगेन
ये था पिवट पॉइंट, ये जहां से मैंने पकड़ा हुआ है। अब W3 इस तरफ है, यानी अब यानी पिवट पॉइंट जहां से मैंने पकड़ा है पिवट पॉइंट है, तो अब W3 पिवट पॉइंट के लेफ्ट साइड पे है। तो जब W3 अप्लाई होगी तो देखें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो इसलिए अब यहां पे आएगा पॉजिटिव साइन। जी तहरीम मुझे बताएं, ये चीज क्लियर है आपको? ये इतनी लंबी जो मैंने कहानी सुनाई है। सर ये मुझे समझ नहीं आया। देखें, अगर रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो ना, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव साइन, क्लॉकवाइज में हो तो नेगेटिव साइन। ये आपकी अपनी चॉइसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी। आप चाहे तो सारे क्लॉकवाइज के साथ जो है पॉजिटिव कर लें और सारे एंटी क्लॉकवाइज के साथ नेगेटिव कर लें। मैंने क्या किया है, मैंने सारे एंटी क्लॉकवाइज के साथ नेगेटिव किए और सारे क्लॉकवाइज के साथ पॉजिटिव किए। तो देखें ये पिवट पॉइंट है, तो इस पिवट पॉइंट अगर यहां से प्लैंक को मैं इधर रखता हूं, तो ये R2 इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करवाएगी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसलिए R2 के साथ मैंने देखें पॉजिटिव साइन लिखा। इसी तरह W1 W2 क्लॉकवाइज में करवाएंगे, इसलिए उनके साथ नेगेटिव साइन लिखा। ये चीज की है। आइए अभी समझ या नहीं आई? ये सर समझ आ रही। अच्छा, अब ये लिखा 3R2, R1 तो 0 हो जाएगा, ये बना 3R2, ये बनेगा -1.5 और W1। अब मैं W1 की वैल्यू लिख रहा हूं, कितनी है वैल्यू? 500। सो ये मैंने लिख दिया 500। आगे माइनस का साइन, फिर है W2 इंटू 2.5, तो ये मैंने लिखा 2.5। ठीक है, इस तरह आपने कंफ्यूज ही हो जाना है। एक मिनट तरतीब से लिख देता हूँ। W1 कितना था? 500 था, और ये ब्रैकेट में 1.5 ऐसे ही लिखा। इसी तरह फिर W2 कितना है? W2 है 100, सो ये W2 की जगह मैंने लिखा 100, और आगे ब्रैकेट में सर 2.5 ऐसे ही। जी सर ये हमें बताया क्या होगा कि रोटेशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, या हम खुद डिसाइड करेंगे? ये बताया किधर जाएगा, ये तो आपने खुद अपनी अकल समझ से डिसाइड करना है। बता रहा हूं ना, देखें ये पिवट पॉइंट है, तो अब अगर ये पिवट पॉइंट से मैंने इसको पकड़ा हुआ है, ये पिवट पॉइंट से पकड़ा है, तो अब W1 जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, तो जब डाउनवर्ड है तो रोटेशन कैसे है? अब आपके सामने किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं ये बताएं मुझे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज के साथ ये नेगेटिव साइन मैंने लिख दिया W1 के साथ। इसी तरह ओके सर। जिस जिस की वजह से क्लॉकवाइज है उसके साथ नेगेटिव लगाएं, और जिसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज है उसके साथ पॉजिटिव लगाएं। ठीक हो गया? नेक्स्ट है ओके सर। W3। अब W3 की वैल्यू क्या है? 500। सो ये मैंने लिखा 500, और आगे ब्रैकेट में 0.5 ऐसे ही लिख दिया, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां से R2 बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। अब मैं डायरेक्टली R2 कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू लिख रहा हूं मैं। ठीक है, अच्छा जी, ये कितना बनेगा? डायरेक्ट ही कर देता हूँ। ये बन जाएगा 750, 750, और कितना कर ही लेते हैं, कोई और ही मिस्टेक हो जाएगी फिर। अच्छा जी, 750 प्लस 250 प्लस 250, 1250 डिवाइडेड बाई 3, 416.66। नहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी? लगता है कोई मिस्टेक ही कर दी है। अब एक मिनट जरा मुझे चेक करने दें, पता नहीं कोई मिस्टेक कर दी है। तो ये R2 की वैल्यू 250 बनेगी। कैलकुलेशंस मैंने गलत कर दी थी, जुबानी जुबानी जो की थी। तो R2 की वैल्यू आई 250। अच्छा, R2 आ गया। अब R1 इक्वेशन 1 से फाइंड कर लें। तो R2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें, तो देखें इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, तो बनेगा R1, R2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये लिखा इज इक्वल टू 1100। तो R2 जब इधर आके सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये लिखा -250, और बिल आकर ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 850 न्यूटन। लें जी, दोनों फोर्सेस हमने फाइंड कर ली। ठीक हो गया? क्लियर? यस सर क्लियर। चलें फिर ले लें स्क्रीनशॉट जल्दी से। सर हो गया। अच्छा जी, आज पता है आप डिसाइड हो गया, आप लोगों का कोई स्मार्ट सिलेबस नहीं होगा। खबर सुनिए,
और जो पहले था ना स्मार्ट जी स्टेबल, सर, सर ने बताया है। हाँ अब कोई स्मार्ट स्मार्ट नहीं है, पूरा पूरा। और ठीक ही यस है, सर, ऐसे ही। स्मार्ट सिलेबस उल्टा कंफ्यूज कर देते हैं, आपसे कोई यस लर्निंग सर, होती है। उसमें समझ नहीं आती क्या है क्या नहीं है। जाहिर सी बात है, जब एक टॉपिक छोड़ के अगले पे जंप लगा के चले जाएंगे तो किधर से समझ आनी है फिर। और अच्छा, सर वो अगला भी क्लियर नहीं होता था उसकी ऐसे ही वजह होता है, से। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा नेक्स्ट है नंबर 8। नंबर 8 में है, देखें सामने एक डायग्राम बनी हुई है, ये एक्स एक्सिस, यहाँ है जी वाई एक्सिस, और यहाँ है जी एक्सिस, और फोर्सेस बताई हुई हैं। एक्स एक्सिस में की डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रही है वो है 6 न्यूटन, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है 8 न्यूटन, और जी एक्सिस की डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है 5 न्यूटन। उसका सवाल ये है कि थ्री फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द बॉडी एज शोन, कि एक बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रही है, ये तीनों फोर्सेज एक्ट कर रही हैं थ्री डिफरेंट डायरेक्शंस में, थ्री परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। कहते हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। तो इन तीनों का मिला के जो रिजल्टेंट बनेगा, आपने उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो देखिए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे। हमें पता है कि इन तीनों फोर्सेस को, चले मैं नाम दे देता हूं ताकि समझना आसान हो जाए। इसे ए फोर्स का नाम दे दिया, ऐसे जो वाई की डायरेक्शन में उसे मैं बी फोर्स का नाम दे देता हूँ, और जो जी की डायरेक्शन में उसे सी फोर्स का नाम दे देता हूँ। अब मैं तीनों फोर्सेस को यहाँ पे पहले लिखता हूँ इनकी वेक्टर फॉर्म में कंप्लीटली। तो ए जो फोर्स ए है, क्या उसको मैं लिख सकता हूँ 6i प्लस 0j प्लस 0k? क्या ख्याल है? क्योंकि कंप्लीटली ये एक्स डायरेक्शन में है, तो जब कंप्लीटली एक्स डायरेक्शन में है तो इसका वाई कंपोनेंट भी जीरो, इसका जी कंपोनेंट भी जीरो, तो इसलिए लिख दिया 0j प्लस 0k। समझ आइए? सर ये मुझे समझ नहीं आई, ये जीरो क्यों लेंगे दोनों? देखें एक फोर्स जब है ही एक्स डायरेक्शन में है, ये देखें, ये फोर्स ए जब कंप्लीटली एक्स डायरेक्शन में है, तो सिर्फ और सिर्फ इसका एक्स कोएफिशिएंट 6 होगा। जब वाई और जी की डायरेक्शन में फोर्स का कोई कंपोनेंट ही नहीं है, तो फिर वाई डायरेक्शन में भी इसका जो बनेगा कंपोनेंट जीरो, और जी डायरेक्शन में भी इसका कंपोनेंट जीरो ही बनेगा। इसलिए जे और के साथ ओ, 0 0 लिख दिए। ऐसे अब जो फोर्स बी है वो कंप्लीटली वाई डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब है उसका एक्स कंपोनेंट जीरो होगा, इसलिए लिखा 0i। ठीक हो गया? और वाई डायरेक्शन में 8 है तो ये बना 8j। और एक दफा फिर कंप्लीटली क्योंकि वाई डायरेक्शन में है, जी डायरेक्शन में कोई नहीं है, तो बनेगा 0k। ऐसी फोर्स सी की अगर मैं बात करूं, तो फोर्स सी क्या होगी? वो बनेगी 0i प्लस 0j, और सी की डायरेक्शन में 5 है तो बनेगी प्लस 5k। ठीक हो गया? अब इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है वो हमें फाइंड करने का कहा गया है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो देखें रिजल्टेंट को मैं नाम दे देता हूं आर का, और आर क्या होगा? इन तीनों फोर्सेस का सम, ए प्लस बी प्लस सी। तो देखें जरा, इनको मैं ऐड करता हूं तो बनेगा 6 प्लस जीरो, तो 6i। ऐसे ही 0j प्लस 8j प्लस 0j, तो क्या बना? 8j। ऐसे ही फिर 0k प्लस 0k प्लस 5k, तो क्या बना? 5k। ये बनी हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स। लेकिन हमें रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने का कहा हुआ है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू इनसाइड द स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, एंड व्हाट डज इट बिकम? इट बिकम्स 64 प्लस 36, 100 प्लस 25, अंडर रूट 125। ये देख लें 11 पॉइंट समथिंग बनेगा, आई थिंक 11.2 बनेगा शायद। तो ये आ गया 11.2 न्यूटन। क्लियर? ये हाँ जी, आ गई यस सर, समझ? क्लियर। अच्छा, अच्छा एक और बात भी उसने कही है, आल्सो द स्टेट इन विच द प्लेन फाइनल रिजल्टेंट लाइज। कहते हैं जो रिजल्टेंट फोर्स है वो किस प्लेन में लाई करेगी? जी तारीम आप बताएं, किस प्लेन में लाई करेगा रिजल्टेंट? सर एक मिनट। रिजल्टेंट की, वाई एक्सिस। रिजल्टेंट की जरा शक्ल तो देखें, ये रिजल्टेंट की शक्ल है, इसको देख के डिसाइड करें। वाई में ही करेगा सर। स्पेस में लाई करेगा।
इसलिए कि आई जे के तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं। तो जब आई जे के तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं तो इसका मतलब है इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट 6 है, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट 8 है, जी डायरेक्शन में कंपोनेंट 5 है। तो जब तीनों ही डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट्स नॉन जीरो हैं तो इसका मतलब है ये स्पेस में लाई करेगा, ये किसी प्लेन में नहीं लाई करता। अगर एक्स वाई प्लेन में लाई करे तो सिर्फ आई और जे कंपोनेंट्स होते हैं। इसी तरह वेक्टर अगर एक्स जी कंपोनेंट में लाई करे तो आई और के यूनिट वेक्टर्स होते हैं। इसी तरह अगर वाई जी प्लेन में लाई करे तो जे और के यूनिट वेक्टर्स होते हैं। लेकिन अगर स्पेस में लाई करे तो फिर तीनों यूनिट वेक्टर्स होते हैं, क्योंकि तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं इसलिए स्पेस में लाई करेगा। ठीक हो गया? लेने इसका स्क्रीनशॉट। यस सर।